हेलो एवरीवन, हाउस यू ऑल। आई होप यू ऑल आर वेल एंड हैप्पी। और इस लेक्चर में हम एक हैप्पीनेस वाली ही न्यूज़ डिस्कस करेंगे जो कि है सब्सिडी को गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है डीएपी पर। डीएपी क्या है? खाद है। ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे डीएपी का बैग। तो ये खाद होती है बेसिकली। इस पर गवर्नमेंट ने सब्सिडी को बढ़ाया है और कितना परसेंट बढ़ाया है? 140% बढ़ाया है। ठीक है, अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं तो 137% डीएपी पर इन्होंने सब्सिडी बढ़ाई है। तो ये किसानों के लिए, फार्मर्स के लिए एक बहुत खुश होने वाली बात है कि डीएपी पर इतना ज़्यादा सब्सिडी को बढ़ाया गया है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों बढ़ाया है, क्या इसके पीछे रीजंस हैं, क्या प्राइजेस हाइक हुए, और ये सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ रक्षा रघुवंशी एंड आई वेलकम यू टू लॉजिकल एजुकेशन। देखिए, इस लेक्चर में हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन पुट अप करूंगी जिसका आंसर आपको बताना है हमेशा की तरह। फिर इस न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर डीएपी क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और फिर सब्सिडी स्कीम क्या होती है डीएपी में और यूरिया में, क्या सब्सिडी स्कीम होती है। फिर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी क्या होती है, क्या स्पेशल है, और उसके बाद व्हाट इज़ सो स्पेशल नाउ, अभी ऐसा क्यों किया गया है, और उसके बाद रिजल्ट्स क्या हुए, प्राइस ये जो ग्लोबल मार्केट है उसमें प्राइजेस हाइक होने के क्या रिजल्ट्स हैं, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, और फिर क्या इम्पैक्ट हुआ इसका फार्मर्स पर, क्या गवर्नमेंट ने स्टेप लिए इसके लिए, और क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें डीएपी से रिलेटेड हैं, तो आपको ये सभी पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसको पढ़िए और आंसर अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको नहीं भी पता है तो आप एक बार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, ठीक है, आंसर आप कमेंट करिए और फिर उसके बाद में चेक करिए कि आपका क्वेश्चन का आंसर सही है या नहीं। इस तरह से आपके माइंड में ये फिट हो जाता है। अगर आप इसको ऐसे स्किप करके चले जाएंगे तो फिर फिट नहीं होता। अगर आप इसका आंसर अटेम्प्ट करेंगे, आप बताएंगे कि इसका ए बी सी कौन सा ऑप्शन इसका सही है, उसके बाद फिर आपके सामने अगर ये क्वेश्चन वापस से आया तो आपको ये पता होगा, अरे ये तो मैंने गलत किया था, इसका आंसर ये होता है। तो फिर आपके लिए आपके माइंड में मेमोरी बन जाएगी। इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पहले पूछा जाता है और लास्ट में इसका आंसर बताया जाता है। नहीं तो अभी पूछ के मैं खुद ही इसका आंसर का अभी आपको बता सकती हूँ, बट मैं नहीं बताती। उसका रीज़न ये है कि आप इसका आंसर पहले कमेंट करें, उसके बाद कमेंट करने के बाद फिर आप पीछे जब पढ़ेंगे तो आपको इसका सही आंसर भी पता चले। अगर आपको नहीं पता तो भी आप इसका कमेंट करिए, जो भी ऑप्शन आपको लग रहा है, उसके बाद फिर आप उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको करना है। उससे आपके माइंड में एक मेमोरी क्रिएट होगी और आपको लॉन्ग लास्टिंग ये क्वेश्चन का आंसर याद रहेगा। ठीक है, तो आइडल रेशियो क्या होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम का फर्टिलाइजर में, आइडल रेशियो क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, इनमें से कौन सा रेशियो होता है। ओके, ठीक है, अब बात करते हैं इस न्यूज़ की। ये देखिए, ये मैंने क्लिप ली है। जो सब्सिडी है डीएपी पर उसको हाइक कर दिया गया है 1200 रुपये पर बैग टू कीप प्राइजेस स्टडी। ठीक है, अब यहाँ पे ये डिस्कस करते हैं ये कितना हाइक किया है, क्यों हाइक किया है, वो सारे रीजंस। तो थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ते हैं पहले। तो इसके रीजंस क्या है पहले वो देख लेते हैं। तो ये जो सब्सिडी इन्होंने राइज की है 140%, एग्जैक्ट डेटा बताऊँ तो 137% इन्होंने राइज की है जो सब्सिडी है वो। ठीक है, अभी आपको पता है कि फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा था, काफ़ी लंबे टाइम से फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा था, और यहाँ पे फर्टिलाइजर्स के प्राइजेस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। और फर्टिलाइज़र के प्राइजेस बढ़ने की वजह से जो फार्मर्स हैं उनको प्रॉब्लम होती और वो कहीं फिर से जो प्रोटेस्ट है वो ना कर दें, और इसी वजह से ये जो प्राइजेस को कम करने के लिए, मतलब प्राइजेस बढ़ गए हैं तो उसकी वजह से सब्सिडी देंगे तो फिर प्राइजेस मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, तो प्राइजेस को उतना ही रखने के लिए ये किया गया है स्टेप। दूसरा इसका एक और रीज़न है, पॉलिटिकल रीज़न भी है। देखिए, जो फार्मर्स हैं वो प्रोटेस्ट करेंगे। कोविड-19 चल रहा है, बिल्कुल मिड चल रहा है उसका, कोविड-19 की सेकेंड वेव चल रही है, और ऐसे टाइम पे अगर ये जो फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उनको कूल रखने के लिए, काम डाउन रखने के लिए उनको एक फ़ायदा दिया जा रहा है इस तरह की सब्सिडी देकर। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने अनाउंस की है 137% इंक्रीज़ किया है सब्सिडी में। किस पर? डीएपी की सब्सिडी में। डीएपी क्या होता है? खाद्य होती है। देखिए, आपने जो उसमें देखा होगा, एक तो यूरिया मिलाया जाता है फर्टिलाइज़र की तरह और एक मिलाया जाता है डीएपी। ठीक है, और भी होते हैं। तो डीएपी जो होता है वो खाद होती है बेसिकली।
खाद होती है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डाई अमोनियम फास्फेट। क्या होता है, डाई अमोनियम फास्फेट, DAP। ओके, DAP। दूसरा होता है यूरिया। यूरिया सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, यूरिया का नाम आपने काफ़ी सुना होगा। और एक होता है DAP, और भी होते हैं, ठीक है। तो ये जो DAP है ना, इस पर जो सब्सिडी है ना, उसको तो 137% बढ़ाया है। ओके, ठीक है। ओके, तो फ्रॉम अर्लियर सब्सिडी, जो पहले वाली सब्सिडी थी वो थी 511.55 रुपये देते थे, और अब इसको कितना कर दिया, 1211.55 रुपये, ठीक है। तो इसको करीब डबल से भी ज़्यादा बढ़ा दिया है इन्होंने 50 kg के बैग पर। एक्चुअली जो पहले 50 kg का एक बैग आता था, ये एक बोरा जो 50 kg का आता था, वो उस पर इतनी सब्सिडी दी जाती थी, ठीक है, करीब 500 रुपये दी जाती है। अब इस पर करीब 1200 रुपये की सब्सिडी देंगे, ठीक है, क्लियर है। अब ये जो सब्सिडी देने की वजह से गवर्नमेंट के ऊपर जो भार चढ़ेगा, उनका जो एक खरीफ फसल, अभी देखिए अभी खरीफ सीज़न आ रहा है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी खरीफ सीज़न आने ही वाला है 10-15 दिन में। बारिश तो स्टार्ट हो ही गई है, और जून से स्टार्ट हो जाता है, तो उसके जून के आसपास करीब 15 जून के आसपास बोना स्टार्ट हो जाती है फसल, ठीक है। तो खरीफ जो सीजन है उसमें इनकी जो कॉस्ट आएगी ना, तो वो कितनी कॉस्ट आएगी गवर्नमेंट के ऊपर, जो ये जो सब्सिडी देने से इनके ऊपर जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 14,775 करोड़ रुपए का। मतलब इतना भार गवर्नमेंट पे चढ़ जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट की से पैसा इतना जा रहा है एक खरीफ फसल का सिर्फ, ठीक है। ओके, क्लियर है। तो इन्होंने ये प्रोटेस्ट वगैरह का डर और फार्मर्स को थोड़ा रिलीफ देने के लिए ये किया है, डाई अमोनियम फास्फेट जो DAP है उस पर सब्सिडी को इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। अब थोड़ा सा समझते हैं कि DAP क्या है और उसके लिए फार्मर्स के लिए उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। DAP की इंपॉर्टेंस फार्मर्स के लिए, तो देखिए जो DAP है ना, वो सेकेंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड फर्टिलाइजर है इंडिया में, ठीक है। फर्टिलाइजर है, सेकेंड मोस्ट कॉमन यूज्ड है। पहला कौन सा है, तो पहला होता है यूरिया, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे यूज़ किया जाता है यूरिया, सेकेंड नंबर पर अगर हम बात करें तो DAP यूज़ किया जाता है। तो यूरिया जो 2020-21 था ना, उसमें यूरिया यूज़ किया गया था 350.42, मतलब करीब आप 350 याद रखें, तो 350 लाख टन यूरिया यूज़ किया गया था 2020-21 में। और इसी तरह से अगर मैं बात करूं DAP की, तो वो यूज़ किया गया था 119.13 लाख टन, ठीक है। इतना सेल हुआ था तो कहाँ गया, यूज़ ही किया गया था, ठीक है। तो ये इतना हुआ था, ठीक है, क्लियर है, 2020-21 में। अब मतलब जो अभी वाली जो हुई थी ना फसल, उसमें ओके। तो फार्मर्स नॉर्मली अप्लाई दिस फर्टिलाइजर जस्ट बिफोर, एट और टाइम ऑफ सोइंग। ये जो DAP यूज़ करते हैं, फर्स्ट नंबर पे कौन सा यूज़ होता है, यूरिया होता है, दूसरे नंबर पर हमारा DAP यूज़ होता है। अब जो DAP है वो कब यूज़ करते हैं, तो फार्मर्स इसको यूज़ करते हैं जब बीज बोते हैं। आपने देखा होगा, अगर आप फार्मर्स फैमिली बैकग्राउंड से हैं तो आपने देखा होगा कि जब बीज बोने जाते हैं तो उसमें फर्टिलाइज़र मिलाते हैं, ठीक है। तो आधा बीज, कुछ अमाउंट का उसमें फर्टिलाइज़र मिलाकर फिर बीज को बोया जाता है, ठीक है। तो जब बोने के टाइम पर इसको जस्ट बोते हैं, उस टाइम पर इसको मिलाया जाता है। और अभी कौन सा टाइम आ गया, वही आ गया जब बीज बोने वाला टाइम आ गया, बिल्कुल। अब 10-15 दिन में बीज बोने वाला होंगे किसान, और इस वजह से वो फर्टिलाइज़र खरीदेंगे, ठीक है, ओके। अब जो DAP है ना, उसमें क्या होता है, फॉस्फोरस होता है, हाई मात्रा में फॉस्फोरस होता है, ठीक है। जो फॉस्फोरस है उसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। अब ये क्यों होती है उसको भी डिस्कस करेंगे। ये फॉस्फोरस क्या करता है, रूट स्टैब्लिशमेंट में मदद करता है, डेवलपमेंट में मदद करता है। मतलब जो हम फसल बो रहे हैं उसका रूट स्टैब्लिशमेंट होता है, मतलब वो फसल बहुत अच्छे से उगती है, उसका डेवलपमेंट अच्छे से होता है, जो रूट है वो अच्छे से बनता है, ठीक है। तो अगर फॉस्फोरस नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है। अब इसमें मदद करता है तो ऑब्वियस है कि वो जो भी फसल होगी, जो क्रॉप होगी, वो उतनी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी। तो प्लांट कैन नॉट ग्रो टू देयर नॉर्मल साइज, ठीक है। जो बीज होगा ना उसकी नॉर्मल साइज नहीं बनेगी, और जो उसमें जो फसल जो भी होगी वो नॉर्मल साइज में ग्रो नहीं कर पाएगी, और अगर करेगी भी तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम ले लेगी उसको मैच्योर होने में, ठीक है। तो फॉस्फोरस की ज़रूरत होती है। फॉस्फोरस हमारी सॉइल में ही होता है, पर कम अमाउंट फॉस्फोरस अगर है तो उसके लिए हमें अलग से फॉस्फोरस मिलाना होता है। तो उसके लिए हम यूरिया, DAP फर्टिलाइजर्स मिलाते हैं, ठीक है। फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ें हमारी सॉइल में होती हैं, बट किसी जगह पे कम होती हैं, किसी जगह पे ज़्यादा होती हैं, और जनरली इनकी कमी की वजह से हमें फॉस्फोरस, यूरिया वगैरह ये मिलाना पड़ता है, ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस वगैरह। अब यहाँ पे DAP में काफ़ी ज़्यादा फॉस्फोरस होता है,
जो क्या करता है, रूट स्टेब्लिशमेंट में हेल्प करता है। इसकी वजह से जो प्लांट है वो जल्दी ग्रो करता है, जल्दी मैच्योर होता है, उसमें जो जैसे कि सोयाबीन है या गेहूँ है तो वो अच्छा दाना लगता है, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है। अगर ये नहीं होगा तो अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, ठीक है, ओके। और डीएपी में कितना अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस रहता है, तो 46% फॉस्फोरस रहता है, और नाइट्रोजन कितना रहता है, 18% नाइट्रोजन रहता है, ठीक है। तो 46% फॉस्फोरस है और 18% नाइट्रोजन है। याद रखिए 46% मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसमें फॉस्फोरस रहता है डीएपी में, ठीक है, ओके। अब डीएपी इज़ द फार्मर्स प्रेफर्ड चॉइस। यहाँ पे और अल्टरनेटिव्स भी हैं, इसके अलावा भी हैं, लेकिन यूरिया के बाद अगर हम बात करें तो डीएपी सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं फार्मर्स यूज़ करना, ठीक है। और अल्टरनेटिव्स भी हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले ये जान लीजिए, देखिए जैसे आप फर्टिलाइज़र की हम बात करें तो उनमें नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है और पोटेशियम होता है, ठीक है, और भी होते हैं, सल्फर भी होता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप ये देख रहे हो कि नाइट्रोजन, ये आपको रेशियो ये नहीं याद रखना है, ये हर किसी का अलग अलग रहता है। तो हम एक इस रेशियो को ना देखकर हम ये देखें कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों चीज़ें आपको चाहिए, और सल्फर भी चाहिए, और भी चीज़ें चाहिए, लेकिन मेनली ये चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हो रूट स्टेब्लिशमेंट, इसके लिए आपको फॉस्फोरस की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। यहाँ पोटेशियम जैसे आपका ये जो तना है इसको मजबूत कर रहा है, नाइट्रोजन आपकी लीफ को मजबूत कर रहा है। तो लीफ को अगर आपको मजबूत करना है नाइट्रोजन हो, रूट को स्टेब्लिश करना है आपको अच्छे से तो आपका फॉस्फोरस हो, और पोटेशियम इसके तने वगैरह के लिए। तो पूरा का पूरा अगर आपको इसको बढ़ाना है तो इनमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। किसी चीज़ में, किसी वाली मिट्टी में किसी चीज़ की कमी है, किसी में किसी दूसरी चीज़ की। ये देख रहे हैं आप, देखिए बहुत जल्दी से ग्रो कर रहा है प्लांट अगर इसमें फर्टिलाइज़र मिला हुआ है तो, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है फर्टिलाइज़र होने की वजह से। फर्टिलाइज़र नहीं है तो फिर ये उतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता, उतने जल्दी मैच्योर नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है पहली चीज़ तो। अब और क्या अल्टरनेटिव है इसके अलावा भी, तो और भी अल्टरनेटिव हैं जिनमें फॉस्फोरस होता है, जैसे कि अदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स हैं, जैसे एसएसपी होता है, इसका नाम क्या होता है, सिंगल सुपर फास्फेट, ठीक है। इसमें भी फर्टिलाइज़र ये भी है, और इसमें क्या है, इसमें भी फास्फोरस होता है। इसमें 16% फास्फोरस होता है और 11% सल्फर होता है, ठीक है। 16% फास्फोरस है इसमें, सिंगल सुपर फास्फेट, ओके। इसके अलावा एमओपी होता है, म्यूरेट ऑफ पोटेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगेन हाई नाइट्रोजन है और पोटेशियम है। इसमें जो नाइट्रोजन है वो कितना है आपका 46% है, और पोटेशियम कितना है 60% है। तो और भी अल्टरनेटिव्स हैं, सिर्फ डीएपी नहीं है, डीएपी के अलावा एसएसपी भी है, एमओपी भी है, ठीक है, ओके। म्यूरेट ऑफ पोटास और सिंगल सुपर फास्फेट, डीएपी, एसएसपी और एमओपी और भी है, ठीक है। तो ये भी है और यूरिया भी है। तो ये सब भी होते हैं इसके अलावा ये, लेकिन डीएपी किसान ज़्यादा यूज़ करते हैं, ओके, ठीक है। अब बात करते हैं सब्सिडी स्कीम इन डीएपी वर्सेस यूरिया। यूरिया में क्या सब्सिडी स्कीम है गवर्नमेंट की, और क्या सब्सिडी दी जाती है डीएपी में। तो जो फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं उनके लिए अलग है सब्सिडी स्कीम, और यूरिया के लिए अलग है। पहले हम जान लेते हैं यूरिया के लिए क्या है। सबसे ज़्यादा यूरिया यूज़ होता है, तो यूरिया की मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो है एमआरपी है वो फिक्स्ड है, ठीक है। यूरिया की मैक्सिमम रिटेल प्राइस फिक्स है, मतलब कि मार्केट में इतने रुपए में बेचा जाएगा। कितनी है ये, तो 242 रुपये है। 45 केजी का जो एक बोरा है, एक बैग है, उसकी जो कीमत है वो 242 रुपये है। कितनी है, 242 रुपये, ओके। मतलब कितने भी अप डाउन होते रहे इसके प्राइजेस, इसकी मार्केट में जो प्राइस आएगी वो 242 रुपीज़ आएगी 45 केजी के बैग की, ठीक है। और ये फिक्स, अगर आप पर टन की बात करें तो कितना है 5378 पर टन, ये इसकी प्राइस है, ओके, ठीक है। अब तो कंपनीज हैव टू सेल एट दिस कंट्रोल रेट, कंपनी को इसी रेट पर इनको बेचना होता है। द सब्सिडी, द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और इम्पोर्ट एंड फिक्स्ड एमआरपी इज वेरिएबल। अब इसको समझते हैं। देखिए गवर्नमेंट ने इसकी प्राइस फिक्स कर दी है कि मार्केट में आप इतने ही रुपए का बेचोगे, ठीक है। तो कंपनीज को तो फ़ायदा चाहिए, कंपनी तो अपने प्रॉफिट के लिए काम करती हैं। ऐसा तो नहीं कि वो जो अगर इसकी मतलब जिसका इंपोर्ट की जो रॉ मटेरियल है उस पर अगर पैसा ज़्यादा लग रहा है तो वो अपना लॉस करा के बेचें, तो ऐसा तो नहीं करेंगी कंपनीज। तो कंपनीज क्या करती हैं, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट आती है, जो इंपोर्ट वगैरह की जो उनकी टोटल कॉस्ट आ रही है, ठीक है, मान लीजिए ये 1000 रुपये आ रही है, ठीक है, और उनको बेचना कितने में 242, पूरी टोटल कॉस्ट इनकी 1000 रुपये आ रही है, और एमआरपी जो इसकी फिक्स्ड है वो कितनी है 242।
बाकी का जो बीच का पैसा है ना वो गवर्नमेंट देगी, ठीक है। तो जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आता है ना वो कौन देगा, गवर्नमेंट देगी। तो ये वेरिएबल हो सकती है, ये बीच की जो सब्सिडी है वो वेरिएबल हो सकती है, और ये हमेशा कौन देगी, ये गवर्नमेंट ही देगी, क्योंकि इन्होंने यूरिया की प्राइस फिक्स कर दी है। तो इतने में यूरिया बेचना है, कुछ भी होता रहे, बाकी जो पैसा दे वो गवर्नमेंट देती रहेगी, ठीक है, ओके। इसके बाद जो बाकी सारे फर्टिलाइजर हैं, ये तो यूरिया की बात हो गई, जो बाकी सारे फर्टिलाइजर हैं उन सब की जो एमआरपी है ना वो डीकंट्रोल्ड है एंड डिसाइडेड बाय द कंपनीज देमसेल्फ। इनकी जो एमआरपी है वो फिक्स नहीं है, इनकी एमआरपी कौन करेगा, ये जो कंपनीज हैं वो डिसाइड करेंगी। समझ आ गया। यूरिया की जो एमआरपी है वो फिक्स्ड है और बाकी सारे फर्टिलाइजर की एमआरपी फिक्स नहीं है, इनकी जो एमआरपी डिसाइड करेंगी वो कौन करेगा, कंपनीज डिसाइड करेंगी। तो कंपनीज को लॉस होगा तो इनकी एमआरपी बढ़ा देंगी, ठीक है, यही है ना। तो गवर्नमेंट इसमें क्या करता है, क्यों यूरिया के लिए ऐसा क्यों, बाकी फर्टिलाइजर्स के लिए अलग क्यों, तो इसका रीज़न है, इसको डिस्कस करते हैं। तो गवर्नमेंट ओनली गिव्स फिक्स्ड पर टन सब्सिडी। गवर्नमेंट क्या करती है, इनमें भी सब्सिडी देती है, ऐसा नहीं कि इनमें सब्सिडी नहीं देती, इनमें कुछ फिक्स्ड सब्सिडी देती है पर टन पर, मीन तो द सब्सिडी इज फिक्स्ड, ठीक है, वाइल एमआरपी इज वेरिएबल। यहाँ पे जो सब्सिडी है ना वो फिक्स है, और यहाँ पे क्या था, सब्सिडी फिक्स नहीं है, यहाँ पे एमआरपी फिक्स थी। मतलब कि मुझे किस चीज़ से मतलब है, मैं अगर एक फार्मर हूँ, मुझे किस बात से मतलब है कि मुझे इतने रुपए का मिल रहा है और हमेशा इतने का ही मिलता जाए। सब्सिडी मार्केट प्राइस जो है बढ़ रहे हैं घट रहे हैं उससे मुझे क्या मतलब, ठीक है, मुझे इतने में मिलना चाहिए, ठीक है, उसमें कोई बुराई भी नहीं है, किसानों की वैसी इनकम बहुत कम होती है, ओके। तो उनको सब्सिडी जो भी मिल रही है वो गवर्नमेंट उस हिसाब से अपने हिसाब से वेरी कर लेगी। यहाँ पे क्या है, इनमें इन्होंने क्या किया है कि जो सब्सिडी है ना उसको फिक्स कर रखा है, ओके। और जो प्राइस है, जो एमआरपी वो बदलती रहेगी। अब एमआरपी अगर ज़्यादा हो गई, सब्सिडी तो फिक्स है तो प्राइस बढ़ जाएगी, ठीक है, और एमआरपी कम हो गई, सब्सिडी फिक्स है, फिर प्राइस घट जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली प्राइस जनरली बढ़ते ही हैं, ठीक है। तो एमआरपी जो है वो वेरिएबल है। तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी और NBS। ये जो सब्सिडी दी जाती है ना, ये फिक्स्ड टन सब्सिडी होती है, इसको बोला जाता है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। अब ये क्या होती है इसको समझते हैं। क्लियर हो गया, यूरिया का समझ आ गया, फर्टिलाइजर का समझ आ गया तो लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ओके, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी की। ये क्या होती है, तो रेट्स वेरी अक्रॉस न्यूट्रिएंट्स। रेट्स जो है वो वेरी होगी न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से। न्यूट्रिएंट्स क्या है, जैसे ये फॉस्फोरस है, ठीक है, पोटेशियम है, सल्फर है, इन सभी के हिसाब से जो रेट है वो वेरी होगी सब्सिडी की। तो 2020-21 जो है सेंटर ने फिक्स की थी NBS, जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है, वो किस हिसाब से फिक्स की थी, उन्होंने फिक्स की थी नाइट्रोजन के लिए 18.7, ये आपको एग्जैक्ट डेटा याद रखना है, करीब 19 पर केजी पर 19 रुपये नाइट्रोजन। ये है न्यूट्रिएंट के हिसाब से, नाइट्रोजन जिसमें मिला होगा उसकी जो सब्सिडी होगी, नाइट्रोजन पर इतना रुपया दिया जाएगा, फास्फोरस के लिए इतना, ठीक है, पोटेशियम के लिए 10 और सल्फर के लिए 2.3, ठीक है, ये 14.88 है तो अप्रॉक्स 15, ठीक है। तो नाइट्रोजन पर अप्रॉक्स 19 पर केजी पर, और जो फॉस्फोरस है पर केजी का इतना रुपये देगी, और पोटेशियम का 10 और सल्फर का 2.3, ठीक है, इतना इन्होंने फिक्स कर दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो अब क्या मतलब है इसका, देखिए अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अब जो DAP है उसमें अलग अलग अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर डल रहा है, बाकी में अलग अलग अमाउंट में डल रहा है। तो इसमें जो न्यूट्रिएंट जिस मात्रा में डल रहा है उस हिसाब से उसकी प्राइस हो जाएगी, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द न्यूट्रिएंट कंटेंट द डिफरेंट फर्टिलाइजर्स पर टन सब्सिडी वेरीज, ठीक है। तो इस वजह से पर टन की जो सब्सिडी है वो वेरी होती है। तो 1 टन DAP जो है, 1 टन DAP जो हो रहा है उसमें कितना है, 460 kg पोटेशियम और फास्फोरस है, पोटेशियम क्या होता है, ठीक है। तो 1 टन का जो DAP है उसमें 460 kg फॉस्फोरस है और 180 kg नाइट्रोजन है। तो इसका मतलब एक फॉस्फोरस पर आपको कितना मिल रहा था, 14.888 मिल रहा था 1 kg पर, तो 460 इंटू 14.88 kg कर दिया आपने, प्लस नाइट्रोजन कितना है 180 kg है, तो 180 kg नाइट्रोजन पर 1 kg नाइट्रोजन पर इतना मिल रहा था, तो इनको इंटू कर दिया, और इंटू करने के बाद प्लस कर दिया, फिर उसके बाद आपका जो पर टन की वैल्यू आई वो कितनी आई, 10,231। तो ये बेसिकली फंडा होता है कि कितना आप 1 टन में कितना अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस, कितना नाइट्रोजन, कितना सल्फर, कितना क्या मिला रहे हो, उसके हिसाब से जो सब्सिडी है वो काउंट हो जाती है, ठीक है।
तो पर टन पर इतनी सब्सिडी मिल रही थी डीएपी पर। ओके, ये सब्सिडी मिल रही है 2020-21 के लिए। इसी तरह से अगर हम एमओपी की बात करें तो इसमें जो पोटेशियम है वो कितना है आपका 60% है, तो उसमें पर टन की वैल्यू कितनी हो गई, पर टन जो एमओपी दे रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी हो गई 6070। और इसी तरह एसएसपी की वैल्यू कितनी हो गई 2643। ठीक है, और अगर हम बात करें ये भी फर्टिलाइज़र का नाम है एनपीके। ये रेशियो होता है, ये जो रेशियो आपको दिखाई दे रहा है इस फर्टिलाइज़र का नेम है ये। इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये होता है एनपीके। ठीक है, ये रेशियो है, तो ये इसका वैल्यू है 8380 पर टन की। ठीक है, तो बेसिकली है क्या, यूरिया में इन्होंने फिक्स कर रखा है, सब्सिडी वगैरह ये अपने हिसाब से करते रहेंगे, प्राइस फिक्स है। जो फर्टिलाइज़र है उनमें इन्होंने प्राइस फिक्स नहीं की है, इन्होंने क्या किया है, ये देंगे सब्सिडी। किस हिसाब से सब्सिडी फिक्स कर रखी है, किस जो भी न्यूट्रिएंट है उसके हिसाब से। तो सब्सिडी इन्होंने एक न्यूट्रिएंट पे दी, जितना भी अमाउंट ऑफ वो न्यूट्रिएंट यूज़ किया उतनी सब्सिडी उस हिसाब से कैलकुलेट करके मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस फिक्स नहीं है, सब्सिडी फिक्स है। ओके, तो ये बेसिकली है, और इस तरह से 2020-21 में सब्सिडी मिली थी। ओके, ठीक है, अब क्या स्पेशल है, व्हाट इज सो स्पेशल, तो इसको समझते हैं। डीएपी सब्सिडी जो है वो कितनी है 10,331 पर टन। इसका मतलब कितना हो गया, डीएपी पे सब्सिडी 511.50। एक 50 केजी का जो बैग है, मतलब कि 100 केजी पर इतनी है, तो 50 केजी पर कितनी हो गई, इतना हो गया, ये सब्सिडी मिल रही है डीएपी पर। ठीक है, ओके, तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज वर सेलिंग डीएपी एट अराउंड 24,000 रुपये में पर टन, इतना बेच रहे हैं। ठीक है, और जो एक बैग है उसकी कीमत कितनी है 1200 रुपये है। ठीक है, सब्सिडी के बाद आपको कम का मिल गया, तो सब्सिडी उस पर एक बैग पर इतनी मिल रही है और उसकी कीमत इतनी है एक बैग की, तो करीब आपको इतनी सब्सिडी मिल गई, तो 500 रुपये का करीब आपको हो गया। ठीक है, एक बैग इतने का मिल गया। क्लियर है। अब यहाँ पे ये कंपनीज ऐसा क्यों कर पा रही थी, कंपनीज एक बैग जो दे रहे थे आपको इतने का दे रहे थे और इतनी आपको सब्सिडी मिल रही थी, ऐसा कंपनीज क्यों कर पा रही थी, क्योंकि एबल टू डू इट व्हेन इंटरनेशनल प्राइजेस ऑफ बोथ द फाइनल प्रोडक्ट एंड इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स, इंग्रेडिएंट्स जो ये कर रहे थे, जैसे कि रॉक फॉस्फेट है, सल्फर है, फॉस्फोरिक एसिड और अमोनिया, जो ये सब चीज़ें थी। अमोनिया में नाइट्रोजन होता है, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड में फॉस्फोरस होता है, सल्फर होता है, सल्फर है ये, ठीक, और रॉक फॉस्फेट। ये जो इंग्रेडिएंट्स जो ये फर्टिलाइज़र बनाने के लिए चाहिए होते हैं, इनकी जो इंटरनेशनल प्राइजेस थे फाइनल प्रोडक्ट की भी, और जो ये मटेरियल्स इंपोर्ट कर रहे थे उनकी फाइनल जो प्राइजेस थी वो कम थी। अब प्राइजेस कम थी तो ये कर पा रहे थे, अब प्राइजेस अगर इनकी बढ़ जाएं तो फिर ये कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ये इस वजह से रीजनेबल लेवल में ये प्राइजेस थे और इसी वजह से ये इतने में बेच पा रहे थे। अभी तक ऐसा हो रहा था। अब क्या हुआ वो समझते हैं। तो अब क्या हुआ कि जो ग्लोबल प्राइजेस हैं इन सभी के वो इंक्रीज हो गए। ठीक है, अब ग्लोबल प्राइजेस इंक्रीज हो गए कब से, लास्ट 6-7 मंथ से इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, तो लास्ट 6-7 मंथ से ये जो ग्लोबल प्राइजेस हैं वो बढ़ गए। क्यों बढ़ गए उसका रीज़न भी पता होना चाहिए। डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई तो हमेशा क्या होता है, डिमांड बढ़ती है, सप्लाई कम होती है तो प्राइजेस बढ़ते हैं। तो इसी वजह से ग्लोबल प्राइजेस फर्टिलाइजर्स के बढ़ गए। ठीक है, इन जो रॉ मटेरियल है उनके बढ़ गए तो फर्टिलाइजर के प्राइसेस भी बढ़ेंगे। तो अब क्या हुआ, सिंस अक्टूबर द एवरेज इम्पोर्ट कॉस्ट फ्रेट एंड इंडियन पोर्ट्स, मतलब कि जो एवरेज इंपोर्ट हो रहा था ना पोर्ट्स वगैरह पे और सभी जो बेसिकली जो फ्रेट हमारे पास आ रहा था उनके प्राइजेस क्या थे, सिंस अक्टूबर से हैं, ये 6-7 मंथ पहले बढ़ चुके हैं। तो अक्टूबर से जो प्राइजेस हैं वो क्या हैं, डीएपी के प्राइजेस जो हैं वो 395 करीब करीब $400 से कितना हो गया $570। ठीक है, अप्रॉक्स आप बोल सकते हैं 70-80 रुपये इसमें बढ़ गए। ठीक है, सॉरी 70-80 नहीं और ज़्यादा बढ़ गए। ठीक है, 170 रुपये करीब बढ़ गए इसमें, है ना। तो ये डीएपी के प्राइजेस बढ़े। इसी तरह अगर हम यूरिया की बात करें तो 275 से $365 बढ़ गया, 230 से 238 एमओपी का बढ़ गया, 280 से 550 अमोनिया का बढ़ गया। अमोनिया क्या होता है, NH3। ठीक है, NH3 ओके। और उसके बाद $85 से $210 सल्फर का बढ़ गया। तो आप देख रहे हो इन सभी का, ये जो न्यूट्रिएंट्स मिला रहे थे ना, इन सभी के प्राइजेस बढ़ गए हैं, अच्छे खासे प्राइजेस बढ़ गए हैं। यहाँ तो आप देखिए डीएपी का प्राइजेस तो अच्छा खासा बढ़ गया। ठीक है, तो ये जो प्राइजेस हैं वो अक्टूबर से बढ़े हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, और अभी चल रहा है मई। ठीक है, तो अक्टूबर से ये प्राइजेस बढ़ चुके हैं इनके। ठीक है, समझ आ गया। ओके,
इस वजह से क्या हुआ, कंपनीज के लिए प्रॉब्लम हो गई कि जो ओल्ड रेट्स पर दे रहे थे वो अब उस रेट पर सेल नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो वो तो घाटे में जाएंगे और कंपनीज का काम क्या है, उन्हें तो प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, तो कंपनीज इसको जो घाटा है उसको बियर नहीं कर सकते और इसी वजह से इनको प्राइसेस बढ़ानी पड़ी। ठीक है, अब अक्टूबर में बढ़ानी थी ना, तो अब क्यों हल्ला मच रहा है, तो उसका रीज़न देख लेते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट ऑफ प्राइस राइज इन ग्लोबल मार्केट, जो ग्लोबल मार्केट है उसमें जो प्राइस राइज हुआ उसका क्या रिजल्ट हुआ। ठीक है, ऑल द कंपनीज स्टीपली इंक्रीज्ड एमआरपी, सारी कंपनीज ने क्या किया, एमआरपी बढ़ा दी। ठीक है, ग्लोबल मार्केट में प्राइस बढ़ा जिसकी वजह से इन्होंने एमआरपी बढ़ा दी। अब एमआरपी बढ़ाने से क्या हुआ, इंक्लूडिंग द, और किस किस ने बढ़ाई, ठीक है, तो सारी कंपनीज ने बढ़ा दी। साथ में जो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव था IFFCO, ये तो फार्मर्स के हित की सोचता है, बट इन्होंने भी अनाउंस किए अ हाइक इन इट्स एमआरपी, इसकी एमआरपी में इन्होंने भी बढ़ाया। ठीक है, तो इन्होंने भी एमआरपी को बढ़ा दिया। अब क्या हुआ, इससे समझ आ गया। तो फर्टिलाइज़र की प्राइजेस बढ़े, मतलब उसकी जो इम्पोर्ट था वो बढ़ा, उसकी वजह से कंपनीज ने प्राइस राइज कर दिए, और जो इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव था IFFCO, तो इन्होंने क्या कि इन्होंने भी प्राइस हाइक अनाउंस कर दिया। ठीक है, तो DAP का जो प्राइस था इन्होंने किया अनाउंस 1200 से कितना होना चाहिए, 1900 पर बैग। ठीक है, इन्होंने इतना कर दिया। वो मैंने इंटरनेशनल मार्केट इंपोर्ट प्राइस थे ना वो बताए थे। ये क्या है, जो DAP ने यहाँ पे, सॉरी, ये जो आपका DAP का प्राइस जो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव है इन्होंने कितना अनाउंस किया है वो है। ठीक है, तो 1200 रुपये जो हुआ करता था उसको 1900 रुपये पर बैग हो गया। अब फार्मर को तो 1200 की जगह क्या देना पड़ रहा है, 1900 देना पड़ रहा है। इसी तरह से जो 10-26-26 ये किसका रेशियो है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम NPK। ठीक है, ये भी एक नाम है, DAP जैसा एक फर्टिलाइजर का नाम है। 10-26-26, 10-26-26, इसका प्राइस 1175 से बढ़ा के इन्हें क्या कर दिया, 1775 पर बैग कर दिया। इसी तरह से एक 12-32-16, इसका प्राइस कितना हो गया, 1185 से 1800 पर बैग हो गया। 20-20-0-13, इसमें सल्फर भी है। ठीक है, ये 13 सल्फर है। ठीक है, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, ये जो है इसका प्राइस कितना हो गया, 925 से 1350 पर बैग हो गया। तो आप देख रहे हो सबके प्राइजेस बढ़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइजेस बढ़ गए और ये इफेक्टिव हो गए 1 अप्रैल से। ठीक है, 1 अप्रैल से इफेक्टिव हो गए। अब 1 अप्रैल को भी अच्छा खासा टाइम हो गया, 1 मंथ हो गया। आज मैं जब ये वीडियो बना रही हूँ तो 23 मई है। ठीक है, तो इतना लंबे टाइम तक भी कुछ नहीं हुआ, अब अचानक से ये इतना न्यूज़ में क्यों आ गया, तो उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो प्राइजेस ग्लोबल मार्केट में बढ़े जिसकी वजह से IFFCO ने इसके प्राइस बढ़ा दिए, जो अनाउंस किए हैं वो ये है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंस नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स आर डीकंट्रोल्ड, जो नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स हैं वो डीकंट्रोल्ड हैं, नथिंग टेक्निकली स्टॉप्ड देम फ्रॉम डू सो, मतलब कि जो ये जो कंपनीज हैं अब ये जो फर्टिलाइज़र की जो प्राइजेस बढ़ा रही हैं वो डीकंट्रोल्ड हैं और उनको ऐसा करने से रोका भी नहीं जा सकता। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला ये जो अक्टूबर से बढ़ गए थे, मैंने आपको अभी बताया था, याद रखिएगा, अक्टूबर में ही प्राइजेस इनके पास काफ़ी ज़्यादा आने लग गए थे, मतलब कि अक्टूबर में ही इंपोर्ट के जो प्राइजेस थे वो बढ़ गए थे। तो जो कंपनीज थी उन्होंने तब तो कुछ नहीं बोला, लेकिन अब इन्होंने बढ़ा दिया। ऐसा करने का क्या रीज़न था, तो इनको रोका तो नहीं जा सकता। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला, अभी बंगाल के इलेक्शन चल रहे थे, वेस्ट बंगाल के इलेक्शन चल रहे थे, और इन्होंने बोला कि अभी आप रुक जाइए, अभी परेशान मत करिए, इलेक्शन हो जाने दीजिए, नहीं तो इसका इलेक्शंस पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इन्होंने इंडस्ट्रीज़ को बोला कि थोड़ा सा रुक जाइए। तो इतना चलता है, गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज़ को बोला कि थोड़ा सा रुक जाइए, तब तक आप चला लीजिए इस काम को, फिर उसके बाद देखते हैं। तो अब बंगाल के इलेक्शन हो गए। ठीक है, तो इन्होंने फिर ये अनाउंस कर दिए। अब क्या हुआ, IFFCO इन्होंने क्या बोला, डिक्लेयर दैट द हायर MRP विल बी ओनली फॉर द न्यूली प्रोड्यूस्ड एंड इम्पोर्टेड फर्टिलाइजर। इन्होंने ये भी अनाउंस किया कि जो हम हायर MRP लेंगे, जो ज़्यादा MRP होगी वो उनके लिए होगी जो नया प्रोड्यूस हुआ है माल, जो नए फर्टिलाइजर इम्पोर्ट हुए थे उनका जो प्रोड्यूस माल है सिर्फ उन्हीं पर ही लेंगे। मतलब पहले जो कम कीमत में हमें मिली उस पर हम तुमसे ज़्यादा पैसे नहीं ले रहे, बढ़ी हुई MRP किस पर है, जो नया फर्टिलाइजर इम्पोर्ट हुआ है उस पर। ठीक है, तो क्योंकि उसके प्राइसेस हमें भी बड़े मिले हैं तो फिर तुम्हें भी बड़े देंगे, तो इन्होंने इस तरह से ये डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, ओल्ड स्टॉक जो है वुड कंटिन्यू टू बी सोल्ड एट अर्लियर रेट्स, जो पुराना माल है वो उसी रेट पे मिलेगा। ठीक है, ओके। तो इन्होंने अभी तक इनको रोक रखा था कि आप मत बोलिए, और फिर अप्रैल में इन्होंने अनाउंस कर दिया। ठीक है, तो
तो अब क्या हुआ, अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा फार्मर्स पे। अब इम्पैक्ट इस तरह से पड़ा कि ओल्ड स्टॉक स्टार्टेड रनिंग आउट। ओल्ड स्टॉक कितना चलेगा, खत्म होने लगा, ठीक है। कंपनीज बिगिन सेलिंग अ न्यू मटेरियल एट हायर रेट्स, और कंपनी क्या करने लगी, जो नया मटेरियल था उसको नई रेट में बदलने लग गई, मतलब बेचने लग गई। अब जो किसान है उनको तो नहीं पता है कि क्या चल रही है अंदर की बात, उनको तो जब पता चला कि हमें तो महंगा मिल रहा है तब इन्होंने बात आगे बढ़ाई, ठीक है। तो पहले जो पुराना माल चल रहा था तब तो चलता रहा, जो नया मटेरियल आया वो हायर रेट पे मिलने लगा। अब क्या हुआ इसकी वजह से, अप्रैल बीइंग द लीन मंथ, आप देखिए 1 अप्रैल में इन्होंने अनाउंस कर दिया था, बट स्टिल अप्रैल में कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन यहाँ अब दिक्कत होना स्टार्ट हो गई, क्योंकि क्या है कि फार्मर्स तो न्यूज़पेपर पढ़ने नहीं बैठे हैं, वो तो इस चीज़ का ध्यान नहीं दे रहे हैं कि क्या इम्पोर्ट चल रहा है, कैसा क्या गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस कर दिया, ये सब चीज़ें फार्मर्स नहीं देख रहे हैं, ठीक है। एक नॉर्मल पर्सन ये सब चीज़ें नहीं देखता है, तो उन्होंने भी नहीं देखा। और अप्रैल का मंथ जो होता है ना, वो बिल्कुल इनके आराम वाला मंथ होता है। क्या होता है कि जो फसल होती है मार्च तक, फरवरी मार्च तक कट जाती है, अप्रैल में कुछ काम नहीं चलता, और काम स्टार्ट होता है अभी मई से, ठीक है। मई के लास्ट से स्टार्ट होता है, और जून में बेसिकली जब पहली बार बारिश हो जाती है, पहली 1-2 बारिश के बाद बोना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब क्या हुआ कि ये तब तक तो कोई ध्यान दे नहीं रहे थे, जब तक ध्यान नहीं देंगे तब तक उन्हें पता नहीं चलेगा। अब क्या हुआ, द एक्सटेंट ऑफ प्राइजेस इंक्रीज डिड नॉट रियली अफेक्ट फार्मर्स, ठीक है। नो बडी बॉदर्स, कोई किसी को दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि फार्मर्स जब ये लेने ही नहीं गए उनको पता ही नहीं चला कि प्राइजेस बढ़ गए। तो अब क्या हुआ यहाँ पे, अब क्या हो रहा है कि मिड मई से स्टार्ट हो जाता है इनका खरीदना, क्योंकि जून में हमें बोना है, अभी बुवाई वगैरह स्टार्ट होनी है, ठीक है। तो ये जो काम चल रहा है उसकी वजह से फार्मर्स जो हैं वो जो खरीफ की फसल आने वाली है उसकी वजह से इन्होंने सामान खरीदना स्टार्ट कर दिया शॉप्स पे जाके। अब इनको पता चला कि अरे मुझे तो जो 500 रुपये का बोरा मिलना था 1200 का मिल रहा है, 1200 का मिलना था वो 1900 का मिल रहा है, मतलब 1200 का जो मिलना था वो 1900 का मिल रहा है। अब इनको ये पता चला, सब्सिडी बिना सब्सिडी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। 1200 का जो बोरा मिलना था वो मुझे 1900 का मिल रहा है। अब यहाँ पे ये दिक्कत हुई, फार्मर्स को पता चला, ये चीज़ अब पता चली, क्योंकि अब लेना स्टार्ट किया है। पहले तो क्या होती है, फसल कटती है, घर आती है, घर आने के बाद वो बेची जाती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, वो अपना सेटल करने में लगे होते हैं। वो सारा काम होने के बाद अब जब वो फिर से बुवाई करना स्टार्ट कर दिए, तो अब फर्टिलाइज़र को मिलाना है और उसके लिए खरीदना है, और अब खरीदना है तो दुकान पे जाना है। तो वो जब गए तो उनको ये सब चीज़ें पता चली। द फोकस न्यूट्रली फेल ऑन DAP हैविंग टू पे एन एक्स्ट्रा 700 पर बैग। 1200 की जगह 1900 देना पड़ रहा है, तो 700 रुपये पर बैग पे इनको एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर DAP सेकंड नंबर पर खरीदा जाता है सबसे ज़्यादा, ठीक है, यूरिया के बाद। तो ये पता चला कि DAP पर तो यार मुझे 1200 का मिलना चाहिए था, 1900 का मिल रहा है। तो यहाँ पे फोकस इस चीज़ पर बढ़ा, ठीक है। अब क्या हुआ, तो ऑल्सो फार्मर्स अफेक्टेड बाय 21-22 पर लीटर इंक्रीज फॉर डीजल सिंस अप्रैल 2020। अब इस बीच में एक और काम हुआ है कि अप्रैल 2020 से जो डीजल है उसके प्राइसेस भी बढ़ गए हैं। और आपको पता होगा कि ट्रैक्टर वगैरह में डीजल डाला जाता है, डीजल पेट्रोल, ठीक है। तो अब डीजल के जो प्राइसेस हैं वो 21-22 पर लीटर इंक्रीज हो गए हैं। दो दोहरी मार, एक तो तुम चाह रहे हो कि 2022 तक फार्मर्स की जो इनकम है उसको डबल करना है, ठीक है, वो तो रहा काम, वो तो हो नहीं रही। उसके बाद जो फर्टिलाइज़र है उस पर रेट बढ़ गई, डीजल है उस पर रेट बढ़ गई, जो बुवाई वगैरह करनी है, पानी देना है, ये सब किससे होगा, ट्रैक्टर से होगा, उसमें डलेगा डीजल और पेट्रोल जो भी डलेंगे। तो ये सब चीज़ें, इनकी प्राइसेस बढ़ रही हैं। डीजल की प्राइस जनरली पेट्रोल से कम होती है, तो इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये जो डीजल की प्राइस है वो भी बढ़ गई है, और ये जो आपका है DAP उसकी प्राइस भी बढ़ गई है। तो फार्मर्स के पास तो वैसे ही दिक्कत है, ऊपर से ये प्राइजेस भी बढ़ गए, ठीक है। तो ये अफेक्ट हुआ फार्मर्स पर। अब ये चीज़ फार्मर्स को पता चली तो ये दिक्कत हो गई। अब गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या स्टेप लिए हैं वो डिस्कस करते हैं। तो द डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर हैड नोटिफाइड द NBS रेट्स फॉर जो 2021-22 की जो रेट्स होनी चाहिए थी। एक्चुअली हर साल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालती है, NBS रेट्स डिसाइड करती है, और ये निकालती है, ये कब निकाली थी इन्होंने, 9 अप्रैल को इन्होंने बताई थी, ठीक है। इन्होंने जो रेट निकाली थी ना, वो वही रेट्स थी जो लास्ट ईयर की रेट थी। 2020-21 की जो रेट थी ना, सेम वही रेट निकाल दी इन्होंने, ठीक है। तो वही रेट निकाल दी, मतलब इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ गए हैं, और तुमने जो सब्सिडी की रेट है उसमें कुछ खास चेंज नहीं किया, मतलब कुछ खास किया, कुछ भी चेंज नहीं किया तुमने, और वही की वही रेट निकाल दी। तो जो फार्मर्स हैं उनको तो
सब्सिडी ज़्यादा मिली नहीं, जबकि प्राइस उसकी बढ़ गई, MRP बढ़ गई, तो उनको तो प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, तो उन्होंने ये निकाला था, इट लेफ्ट कंपनीज विथ लिटिल चॉइस बट टू गो अहेड विथ MRP हाइक्स। तो इसकी वजह से जो कंपनीज थी उन्होंने क्या किया, MRP बढ़ा दिया, क्योंकि ये तो अपना फ़ायदे देखेंगे। ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने इनको जो प्राइस है उसमें कुछ फ़ायदा दिया नहीं था, तो इस वजह से इन्होंने जो MRP है वो बढ़ा के दे दी, तो फार्मर्स के पास ज़्यादा महंगा चला गया फर्टिलाइज़र। अब इस पर क्या हुआ, अभी वेडनेसडे को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक मीटिंग की और मीटिंग में ये डिसीज़न लिया, एक हिस्टोरिक डिसीज़न है, जिसमें इन्होंने क्या किया, डबल कर दी सब्सिडी, डबल से भी ज़्यादा कर दी, डबल द सब्सिडी ऑन DAP। ठीक है, फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 10,231 टू 24,231 पर टन। इतनी मतलब ये देख रहे हैं आप, डबल से भी ज़्यादा कर दी है जो सब्सिडी है वो DAP पर। तो ये पहले तो 9 अप्रैल को ये डिसीजन आया, उसके बाद क्या हुआ, जो कंपनीज थी उन्होंने अपनी प्राइस हाइक कर दी। ठीक है, क्योंकि इनको कुछ खास फ़र्क मिल नहीं रहा था, जो NVS की जो सब्सिडी इनको मिलनी चाहिए थी वो ज़्यादा मिल नहीं रही थी, तो इन्होंने प्राइजेस MRP बढ़ा के दे दी। ठीक है, अब MRP बढ़ा के दे दी तो फिर क्या हो गया आपका, जो उसके बाद जो दिक्कत हुई, उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने मीटिंग की, और मीटिंग करने के बाद जो सब्सिडी पर जो ये दे रहे थे DAP पर सब्सिडी, उसको इन्होंने डबल से भी ज़्यादा बढ़ा दिया। ठीक है, अब ये डिसीज़न हुआ, इस डिसीज़न के बाद जो सब्सिडी है वो बढ़ गई। ठीक है, तो अब जो फार्मर्स को जो मिलने वाला है DAP वो सेम उसी रेट में मिलेगा जो लास्ट ईयर मिला था, क्योंकि उन्होंने सब्सिडी बढ़ा दी। ठीक है, ओके, अब देखते हैं इसको। द डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर हैज़ फर्दर नोटिफाइड अ हायर पर KG NBS रेट फॉर फॉस्फोरस। अब डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर ने फिर से एक नोटिफिकेशन निकाला और इन्होंने क्या कर दिया, जो NBS रेट है, जो सब्सिडी रेट है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रेट जो है वो बढ़ा के दे दी। किस पर, फॉस्फोरस पर। कितनी बढ़ाई, पहले फॉस्फोरस पर जो देते थे वो 14.88 देते थे, है ना, और अब कितना दे रहे हैं, 45.33 दे रहे हैं, मतलब कि 3 गुनी बढ़ाई इन्होंने फॉस्फोरस पे। ठीक है, तो फॉस्फोरस पर जो सब्सिडी है वो बढ़ा दी। इसकी वजह से क्या हुआ, नॉट इंक्रीजिंग दीज फॉर अदर 3 न्यूट्रिएंट्स, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ फास्फोरस पे ही बढ़ाई है, नाइट्रोजन, पोटेशियम और सल्फर इन पे नहीं बढ़ाई है, सिर्फ और सिर्फ फास्फोरस पे बढ़ाई है। ठीक है, 3 गुना। तो ये हो गया बेसिकली। अब क्या हुआ, इससे गवर्नमेंट ने वो सब्सिडी को बढ़ाने के लिए बोल दिया, फिर उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर ने क्या किया, एक नोटिफिकेशन में NBS की जो रेट है वो फॉस्फोरस के लिए 14.88 से बढ़ा के 45 कर दी। ठीक है, ये सब्सिडी की रेट। ओके, और ये बाकी 3 न्यूट्रिएंट्स के लिए नहीं की गई, जो आपके हैं नाइट्रोजन, पोटेशियम और सल्फर। ठीक है, दिस विल इनेबल कंपनीज टू सेल DAP टू सेल एट द अर्लियर MRP। अब इससे क्या हुआ कि जो DAP है उसमें आपका फॉस्फोरस का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, फॉस्फोरस के लिए कर दिया पर नाइट्रोजन के लिए नहीं किया है, लेकिन फिर भी नाइट्रोजन में इनको लॉस हो रहा है, लेकिन फॉस्फोरस में इतना फ़ायदा हो जा रहा है कि ये अपनी जो पुरानी जो MRP है उसको मैनेज कर पा रहे हैं, क्योंकि फॉस्फोरस में अच्छा खासा फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जो इसकी MRP है वो ये आराम से कर पा रही हैं। ठीक है, समझ आ गया, ओके। बट बाकी जो फर्टिलाइजर्स हैं, नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स हैं, यूरिया के लिए तो ऑलरेडी दे दी, DAP के लिए कैसे मैनेज हो गया कि इन्होंने फॉस्फोरस पे ज़्यादा सब्सिडी दी थी, नाइट्रोजन पे भले ही नहीं है बट मैनेज हो रही है, एक पे लॉस हो रहा है, एक पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, तो अल्टीमेटली फ़ायदा हो रहा है, तो इसीलिए इसकी तो मैनेज हो गई DAP की तो। लेकिन बाकी जो नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स हैं उसके लिए ऐसा नहीं कर सकते, जैसे कि MOP है, SSP है, जिनमें नाइट्रोजन और पोटेशियम और सल्फर है। ठीक है, तो अब इनकी भी प्राइजेस बढ़े हैं, तो इनके प्राइजेस बढ़े हैं, लेकिन इनमें कुछ इतना खास सब्सिडी में फ़ायदा ही नहीं है, तो इसीलिए इनके प्राइजेस बढ़ के ही रह गए, इनमें सब्सिडी ज़्यादा नहीं मिली। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी सब में नहीं मिली। तो MOP की अगर हम बात करें, रिटेल प्राइस जो है वो बढ़ गया है, एवरेज प्राइस 850 से बढ़कर कितना हो गया, 1000 पर बैग हो गया। ठीक है, तो इनके प्राइसेस बढ़े हैं, लेकिन अभी के लिए अगर हम बात करें तो जो DAP है ना उसके प्राइसेस नहीं बढ़े हैं। ये एक अच्छी न्यूज़ है फार्मर्स के लिए, क्योंकि फार्मर्स अभी क्या कर रहे हैं, बीज बोने के लिए रेडी हैं, क्योंकि जो मानसून रेन आने वाली है, साउथ वेस्ट मानसून रेन, जो करीब अगर हम केरल की बात करें तो 1 से 5 जून के बीच में आ जाता है, फर्स्ट वीक ऑफ जून, और उसके बाद पूरे इंडिया में फैल जाता है धीरे धीरे। तो मानसून आने ही वाला है, इवन अभी तो बारिश पूरे में चली रही है। ठीक है, ये बारिश और इवन कुछ दिन बाद, जैसे 15 दिन की बात करें तो 15 दिन के अंदर अंदर पूरे इंडिया में
हो जाता है, ठीक है। तो 15 जून से अगर हम बात करें तो यहाँ से बुवाई वगैरह स्टार्ट हो जाती है, तो ये वो बोने के लिए रेडी हैं, तो इनके लिए एक अच्छी न्यूज़ है, काफ़ी गुड न्यूज़ है। अच्छा, आपके माइंड में एक क्वेश्चन अपेयर हो रहा होगा, आई थिंक होना चाहिए, कि हम यहाँ पर हर अलग अलग ये सभी में यूरिया क्यों नहीं डाल लेते, यूरिया की प्राइजेस तो फिक्स्ड है तो सब यूरिया ही डाल लें, ठीक है, या डीएपी का फ़ायदा हो गया तो डीएपी डाल लें, बाकी कुछ नहीं डालें। तो देखिए, हर मिट्टी को अलग अलग तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती है। किसी सॉइल में नाइट्रोजन है, उनको फॉस्फोरस की ज़्यादा ज़रूरत है, किसी में फॉस्फोरस है, उनको पोटेशियम की ज़रूरत है, किसी में पोटेशियम है, सल्फर की ज़रूरत है। तो हर तरह की मिट्टी को अलग अलग तरह की न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। जिसमें कोई चीज़ ज़्यादा मात्रा में है, हम उसको वही चीज़ डालते रहें तो वो चीज़ तो वेस्ट हो गई, ठीक है। और अगर उस चीज़ की ज़रूरत है और उसको हमने कम डाला, दूसरी चीज़ को ज़्यादा डाल दिया, तो उस चीज़ की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही, दूसरी चीज़ बढ़ती जा रही, उसका भी फ़ायदा नहीं है। तो जिस तरह की सॉइल होगी उस तरह का हम फर्टिलाइज़र मिलाते हैं, ठीक है। तो यूरिया पहले बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था, यूरिया ही ज़्यादा यूज़ किया जाता था। फिर गवर्नमेंट ने कंपनी से बोला कि आप अलग अलग तरह के फर्टिलाइज़र निकालो, जिससे कि जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उस तरह का फर्टिलाइज़र मिलाया जाए, ना कि एक ही टाइप का फर्टिलाइज़र। इससे तो क्या होगा, जैसे कि यूरिया में जिस चीज़ की मात्रा होगी वही चीज़ ज़्यादा सॉइल में जाएगा, जो भी ठीक नहीं है, ठीक है। उसका कंटेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है एक तरह के फर्टिलाइज़र का, और जो चीज़ रिक्वायरमेंट है सॉइल को वो मिल नहीं रही है। तो इसीलिए बैलेंस बना रहे, जिस तरह की सॉइल में जो इस तरह के फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, वो न्यूट्रिएंट मिले, ठीक है। तो इसीलिए अलग अलग टाइप के फर्टिलाइज़र हैं और जिस टाइप की सॉइल होती है उसी टाइप के फर्टिलाइजर उसमें मिलाया जाता है। ओके, ठीक है। तो ये बेसिकली स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। अब बात आती है कि क्या सोल्यूशन है इसका। ये तो आपने एक डीएपी के लिए निकाल दिया, तो क्या सोल्यूशन हो सकता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। आप अपनी तरफ से बताइएगा। यहाँ पे मैंने कुछ सोल्यूशंस लिखे हैं। तो एक तो ये सोल्यूशन है कि गवर्नमेंट हर क्रॉप सीजन से पहले, ठीक है, जो हर क्रॉप सीजन आता है उससे पहले नोटिफाइड कर सकती है एनबीएस रेट्स को। वो उस हिसाब से कर सकती है कि इंटरनेशनल प्राइजेस बढ़े हैं घटे हैं, उस हिसाब से उसको नोटिफाई कर दिया जाए कि कितना इस पर सब्सिडी देनी है, ठीक है। अगर इंटरनेशनल रेट्स बढ़ गए हैं तो सब्सिडी बढ़ा दी जाए, और कम हो गए तो सब्सिडी कम कर दी जाए, ठीक है। तो ये कर सकती है, एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये भी है कि जिस तरह से इन्होंने यूरिया के लिए फिक्स किया है ना एमआरपी, सेम उसी तरह से ये बाकी सारे फर्टिलाइजर्स के लिए भी फिक्स कर दें, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल सब्सिडी है वो दे दें, ठीक है। एमआरपी को वेरिएबल ना करने की जगह ये सब्सिडी को वेरिएबल कर दें, जैसे इन्होंने यूरिया के लिए किया है। तो एक तो ये कर सकती है गवर्नमेंट, दूसरा ये कर सकती है कि हर क्रॉप सीजन, जो भी सीजन आ रहा है उससे पहले, जैसे खरीफ आ रहा है, रबी आ रहा है, तो उससे पहले ये नोटिफाइड कर दें एनबीएस रेट्स, ठीक है। और उस हिसाब से करें जिस हिसाब से इंटरनेशनल प्राइजेस बढ़ रहे हैं घट रहे हैं। तो 3 सीजन है तो 3 बार ये कर सकते हैं, जो मेनली सीजन 3 आते हैं आपके, ठीक है। तो ये 3 सीजन के हिसाब से प्राइजेस को बढ़ा और घटा सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। बाकी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए, और ये स्टेप कैसा है, ये भी आप जरूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। अब उस क्वेश्चन की बारी है जो मैंने आपसे पूछा था, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम का क्या आइडियल रेशियो होता है फर्टिलाइजर में। तो नाइट्रोजन आपके, देखिए आप यहाँ पे आराम से आंसर कर सकते हैं। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा चाहिए होती है सॉइल को, और नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा कमी भी है इंडिया की सॉइल में, ठीक है। तो अगर आपको ज्योग्राफी अच्छी से पता है तो आपको ये पता भी होगा। तो 4:2:1, ठीक है। तो ये फर्टिलाइजर में आइडियल रेशियो होता है 4:2:1, ठीक है, 4:2:1, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया फाइनली। और आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दें। एक और चीज़ है कि आपको लेक्चर हमेशा पूरा देखना चाहिए। अगर जो लोग अभी लास्ट तक इस लेक्चर में बने हुए हैं उनको मैं ये बता दूं कि लास्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्टार्टिंग में नहीं बता पाते हैं, ठीक है। लास्ट में धीरे धीरे हम कंसेप्ट को बहुत डिटेल में उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जो कंसेप्ट है वो अच्छे से आपका बनता है यहाँ पर। तो वीडियो को हमेशा लास्ट तक देखा करिए, किसी भी वीडियो को, ठीक है। आप मेरा ही नहीं, किसी का भी वीडियो देख रहे हैं तो वो हमेशा टॉपिक के हम डीप में घुसते जाते हैं, जो ज़रूरी है आपकी स्टडी के लिए। ओके, तो यहाँ पे हमने ये अपना लेक्चर कंप्लीट किया, और आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।